ओके फाइन। तो देखिए चैप्टर 6 के अंदर आई थिंक हमने क्वेश्चन 1 2 3 4 एज वेल एज ये जो प्रॉपर्टीज है, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, वो सब हमने देखी। वर्क डन देखा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस देखा, एज वेल एज हमने एनर्जी के पॉइंट्स देखे। एनर्जी के साथ साथ ये 13 नंबर का क्वेश्चन भी हमने देखा, जहाँ पे हमने ऐसा बताया कि क्यों फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर होता है। और जहां तक मुझे पता है, हमारा आई थिंक लास्ट टाइम का डिस्कशन जो है वो ये भी था, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। एम आई राइट? यस सर। ओके फाइन। तो हमने ये भी देखा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला के इज इक्वल्स टू सॉरी पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2m के हो सकता है। सो दैट इज द रिलेशन। ध्यान से सुनिएगा, काइनेटिक एनर्जी को आप पी स्क्वायर बाई 2m भी कह सकते हैं, या तो पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2m के भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला, मोमेंटम का ये फॉर्मूला, दोनों ही वैलिड है। अब यहाँ पे जो दो क्वेश्चंस और आएंगे, उसमें अभी तक जो आपने पढ़ा है उसी चीज को मैं रिवाइज करूंगा, फिर भी वो दो नए क्वेश्चंस बनेंगे। ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लो मैं ऐसा कहता हूं कि भाई मैं आपको वर्क एनर्जी थ्योरम समझाने वाला हूं। अब ध्यान से सुनिएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, पर यहाँ पे कौन कौन सी बातों का मैं जिक्र करूंगा। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले वर्क और एनर्जी को जहाँ पे मैं कनेक्ट करने वाला हूँ, उसको हम कहने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है? तो आप कहोगे हाँ। क्या वर्क डन में जो फोर्स है उसकी जगह पे मैं मास इनटू एक्सेलरेशन कह सकता हूँ? तो क्या हाँ, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस, ऐसा मुझे पता है। But I have also idea about it. V square minus u square is equal to 2s, and from this equation, acceleration into distance is equal to v square minus u square by 2। हमारे पास ये भी वैल्यू है। तो वर्क डन का फॉर्मूला बन गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। अब मैं यहाँ m मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से इंडिविजुअल डिवाइड कर दूँ। याद करिए लास्ट टाइम का जो थ्योरी था ना, उसमें भी हमने यही सब समझा था। और वहां एक कंडीशन बताया था कि व्हेन ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, यानी यू जीरो ले लो, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर बन गया। यहाँ पे हमने ऐसा नहीं कहा कि ऑब्जेक्ट पहले भी कोई इनिशियल वेलोसिटी से जा रहा है, उसके बाद उसका कोई फाइनल वेलोसिटी भी है। तो इसको मैं कहता हूँ के एफ, और इसको मैं कहता हूँ के आई। इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे समझाया जाता है W इज इक्वल्स टू डेल्टा के। मतलब क्या? क्योंकि वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। व्हेन वी सी दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसी पॉइंट को यहाँ पे कहा जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, अब यही चीज, ओके, अगर मैं यहाँ पे ऐसा कह दूं विथ कैलकुलस मेथड, तो देखो कैलकुलस मेथड में करना क्या है। तो कैलकुलस मेथड में करना बहुत ही सिंपल सा है, वहां पे इंटीग्रेशन मुझे जो है वो दिखाना है। तो कैलकुलस मेथड या तो यहाँ पे आप करते क्या है, एक सेकेंड। हाँ, देखिए विथ कैलकुलस मेथड में करना क्या था, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस। मास इंटू एक्सेलरेशन, अगर मैं कहता हूँ वर्क डन स्मॉल है, तो डिस्प्लेसमेंट भी मुझे स्मॉल लेना है। एक्सेलरेशन की जगह पे मैं ले लेता हूँ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे ये एग्जैक्ट ये सेम टू सेम पॉइंट हमने लास्ट टाइम भी यही डिस्कस किया था, अगर किसी को याद। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एन डी वी डी एस बाई डी टी, ऐसा मैं कह देता हूँ। तो ये बन गया एन वी डी वी एंड डी डब्ल्यू। नाउ टेल मी, अगर मुझे वर्क डन चाहिए टोटल, तो क्या करना चाहिए? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया आंसर। अगर मैं यहाँ पे एम वी डी वी करता हूँ, तो v का v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, v हैविंग वन पावर। और अब मैं यहाँ पे ऐसा बता दूं कि इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v चलेगा।
V1 टू V2 चलेगा, VI टू VF चलेगा, मतलब नाम एक ही, नाम अलग अलग ले सकते पर मतलब एक है, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी. Now tell me what is the integration of m raised to 1. m raised to 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, फटाफट. m m तो आ गया मेरे भाई. v का इंटीग्रेशन शुभ बताइए, चलो कुशल निशांत. v square v का by इंटीग्रेशन, सो वेरी गुड श्लोक. v स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे है v1, यहाँ पे है v2. ओके निशांत, टेल मी क्या आपको नहीं आता है ये इंटीग्रेशन? निशांत आता है ना सर? वेरी गुड. खुशल आपको आता है भाई? यस सर. वेरी गुड. व्याख्या आपको? यस सर. वेरी गुड. और हेतवी आपको आता है इंटीग्रेशन? ओके ग्रेट. मुस्कान आपको? मुस्कान 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 मुस्कान, ऐसे वो निकल गए. ओके मानव आपको थोड़ा बहुत आता होगा, नहीं आता हो तो प्लीज उसको रिवाइज करिएगा. ओके श्रेया आपको आता है इंटीग्रेशन? यस सर. दैट्स ग्रेट. चलो, तो जितना फिजिक्स में हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बताते हैं, स्पेशली बायोलॉजी स्टूडेंट्स, तो उसको तो उतना ध्यान रखना ही चाहिए. ओके मुस्कान आपको आता है इंटीग्रेशन? यस सर. दैट्स ग्रेट. अगर कहीं पे भी आप रुकते हो, नहीं समझ में आता है, तो प्लीज हो सके उतना जल्द से जल्द वीडियोस जो है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को लेकर उसको रिवाइज करते रहिए, ताकि बिलीव मी कोई इतना ज्यादा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फिजिक्स के अंदर नहीं आता है जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स ना कर पाए. ओके डोंट थिंक दैट कि ये मैथ्स का टॉपिक है, मैथ्स वाले को ज्यादा आता होगा. ओके आई थिंक मैंने आपको कहा था कि द मोमेंट अभी यहाँ पे मतलब सितंबर एंड पे है हम है, और 12th स्टैंडर्ड के अंदर मैंने एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछा था, तो स्टूडेंट्स ने आंसर्स नहीं दिए ताकि वो इंटीग्रेशन नया था. और जो मैथ्स ग्रुप वाले थे, अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स को मैंने कहा कि भाई ये तुझे क्यों नहीं आता, तो उसने कहा सर अभी हमारा इंटीग्रेशन हुआ नहीं है. तो उसका मतलब क्या कि एग्जैक्ट एक साल के बाद भी जो मैथ्स ग्रुप है वो मैथ्स में इंटीग्रेशन पढ़ने वाले नहीं है. पर तब तक हम फिजिक्स में जितना आने वाला है वो सब कुछ आ जाएगा. और इंटीग्रेशन मतलब क्या है यार, कुछ नहीं, एक ही फॉर्मूला. ओके एक पावर को बढ़ाओ, वही पावर डिनोमिनेटर में ले लो. तो v रेज टू 1 था, v स्क्वायर बाई 2 बन गया, बात हो गई खत्म. अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम वैल्यू का इंटीग्रेशन लेते हैं, वन इज द अपर लिमिट, अनदर इज द लोअर लिमिट. So here I have m फाइनल यानी v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इंटू m, तो आएगा ही आएगा. अब यहाँ पे लिख सकता हूँ हाफ m v2 स्क्वायर हाफ m v1 स्क्वायर. तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो यही चीज ओके देखा जाए तो वर्क एनर्जी थ्योरम लास्ट लेक्चर में हुआ, पर थोड़ा अलग नाम दिया. वर्क एनर्जी थ्योरम बाय कैलकुलस मेथड वो भी लास्ट लेक्चर में किया, पर उसको थोड़ा अलग नाम दिया. अब यहाँ पे थोड़ा अलग, मतलब नाम अलग देंगे तो थोड़ा वे ऑफ प्रेजेंटेशन भी तो अलग रखना पड़ेगा. जहाँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था वहां पे मैंने बता दिया था इनिशियल वेलोसिटी 0 है. यहाँ पे नहीं बताया. व्हेन ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इन मोशन इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी and moving with the final some velocity, so that gives change in kinetic energy, and that is equals to work done on that body. Okay, तो जब कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में हो, वहां से वो कोई फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचे, तो मतलब आपने कुछ एफर्ट्स लगाए, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आया. जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया वो आपको क्या बताता है, आपने उसके ऊपर उतना वर्क डन किया. आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट. पर अगर मान लो हम ऐसा कहते हैं कि बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हेन बॉडी मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, what we can say about change in kinetic energy? We can say that change in kinetic तो हुआ ही नहीं, ताकि velocity same, so no change in kinetic energy, no change in kinetic energy, that shows delta k 0. When the delta k is 0, work done 0. अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो उसके ऊपर कोई वर्क होता नहीं. यही सभी पॉइंट्स हमने पढ़े. जो पॉइंट्स हम यहाँ से बताते हैं, ओके देखो जैसे ये जो मैं वर्क यहाँ पे लिखता हूँ, इफ यू आर इंटरेस्टेड, वैसे ये सभी का सभी पॉइंट
नोट्स के अंदर है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो कुछ भी मैं लिखता हूँ वो समझाते समझाते लिखता हूँ। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो मेरे साथ साथ लिख दो और यही का यही एग्जाम में आप छाप दो, तो सॉरी, आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों? मैंने तो लिखा था, पर मैंने समझाते समझाते लिखा था। जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आप किसी को तो बोला कर ऐसा नहीं करो, देखो भैया मैंने क्यों लिखा, ये क्या लिखा, तो आपको आजू बाजू जो मिर्च मसाला है वो तो डालना पड़ेगा ना। और इसीलिए तो नोट्स होती है कि क्या मिर्च मसाला डालना है, क्योंकि भाई W इज अ वर्क डन। Okay, we are using kinematic equation v square minus q square is equals to 2s. Now we have a final kinetic energy minus initial kinetic energy. Now we can say that work done is equals to change in kinetic energy. वर्ड्स में जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ वो आपको लिखना पड़ता है। अगर वो आपने लिखा है तो आप पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। यहाँ पे ये जितना लिखा है अगर उतने का उतने लिखते तो पूरे मार्क्स नहीं मिलते। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि जो मैं लिखूं और वही आप लिखो, ऐसे रट्टू पोपट मत बनो। ओके, देयर आर सो मेनी टीचर्स कि जिसको मतलब आप उसी आदत में से आप आए हैं ना, इसलिए आपको 5th में 6th में 7th में 8th में 9th में 10th में आपकी आदत है, क्या सर लिखते थे मस्त मस्त, उसके अच्छे हैंडराइट, वैसे मेरे हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है भी अलग बात है, बट 11th 12th में ऐसे पढ़ा नहीं जा सकता है। दैट्स व्हाई कि मान लो मैं हर एक चीजें लिख रहा हूँ, क्वेश्चन, वर्क एनर्जी, एक्सप्लेन वर्क एनर्जी थ्योरम। When any object in a motion, we exert the force on it. So we have the work done, W is equal to force into distance. अब ऐसा सोशल स्टडीज में पढ़ा जाता था। अब आप नए नए 11th में आए हैं तो दिमाग को भी वही आदत अच्छी लगती है कि वाह सर क्या मस्त लिखते हैं, हम उसमें से मस्त कॉपी करते हैं, वही हम मस्त एग्जाम में भी कॉपी करते हैं। समझे क्या उसमें, मतलब उसमें समझना भी था। तो यहीं पे हम डिफर करते हैं दूसरे के साथ। माई मेन फोकस ऑन दैट एक्सप्लेनेशन, आप समझो उसके लिए। या तो कोई भी बंदा एक्सप्लेन कर सकता है या तो अच्छा अच्छा मस्त मजेदार लिख सकता है। दोनों ही चीजों को एक साथ आप नहीं कर सकते। रीजन इज दैट कि जब हम फ्लो में कोई चीज को समझते हैं तो आपकी आंखें एज ए स्टूडेंट, या तो आपकी आंखें देखेगी या तो आपके कान सुनेंगे। आंखें देखती भी जाए, कान सुनता भी जाए और दिमाग समझता भी जाए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर द स्टूडेंट। नंबर 1, स्टूडेंट को वैसे भी पढ़ाई में ज्यादा मजा तो आता होता नहीं है। ओके, एक तो वहाँ फिजिक्स, तो फिर भी बेचारे आप लोग अपने मन को जैसे तैसे सेट करके यहाँ पे बैठे हो। ओके, और उसमें आपको आंखें देखे, कान सुने और दिमाग समझे, हाय हाय, बहुत डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन है। एंड इट्स ऑब्वियस ऑल टाइम ये रहता ही है। दैट्स व्हाई आई प्रेफर कि मैं चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट में लिखूं, जिसका ध्यान हो उसको सही सही पता चले, जिसका ध्यान ना हो उसको ये पता ही ना चले कि डब्ल्यू थ्योरम, वेस्ट ईस्ट थ्योरम, ऐसा कोई थ्योरम था क्या था ये डब्ल्यू थ्योरम क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, जिसका ध्यान ना हो, जिसको पता ना हो, ओके, तो अगर उसको ऐसा लगे कि अरे वेस्ट ईस्ट थ्योरम क्या था क्या था, अरे भाई वो वेस्ट ईस्ट थ्योरम ऐसा कोई थियरी ही नहीं था, वो तो वर्क एनर्जी थ्योरम था। ऐसा लिखने से मैं ट्राई करता हूँ, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर कभी ना कभी स्टूडेंट क्लास में अटेंटिव बने, उसका हर वक्त उसको वो थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़े कि यार ये कभी क्या बता देते हैं ना, कभी क्या पूछ लेते हैं ना, पता नहीं चलता है। वो पता तभी चलेगा जब आप अलर्ट रहोगे। जैसे मैंने यहाँ पे डब्ल्यू लिखा, डब्ल्यू के बाद नीचे डी डब्ल्यू कह दिया, डी डब्ल्यू के बाद डब्ल्यू यहाँ पे लिखा, कह दिया क्या करेंगे, तो जैसे आंसर दिया इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब क्या, क्योंकि जिसने आंसर दिया डब्ल्यू डी डब्ल्यू से वर्क डन चाहिए टू इंटीग्रेशन, मतलब क्या, तो 100% उसका दिमाग मेरी पेन के साथ साथ चल रहा है। ओके, तो जो रिस्पॉन्स कर पाता है, जैसे मैं पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ वी स्क्वायर बाई 2, मतलब क्या, तो क्या आपका दिमाग जो है वो चलना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे वो एक्सप्लेनेशन वाली बातें लिखूंगा ना, तो दिमाग है ना उसको सोशल स्टडी जैसा ही ट्रीट करेगा।
बातें लिखो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें से आज बाहर आ जाओ, वरना कल बाहर आना पड़ेगा, और परसों तो ये मेथड काम ही नहीं करेगा। हाँ, इस मोमेंट में आपको अच्छा लगता है, हाँ मस्त, બધું જ લખે, અમે બધું લખીએ, कॉपी करिए, मजा। इट नॉट वर्क्स। आज यानी 11th, कल यानी 12th, और परसों यानी इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी या कोई भी फील्ड। ओके, वहां पे अगर आप यहाँ से फिजिक्स सब्जेक्ट से एटलीस्ट वो हैबिट बनाते हो कि सीखने के ऊपर, समझने के ऊपर फोकस करो, ना कि मैं जो लिखूं उसी को कॉपी करने के ऊपर फोकस करो, ताकि हमारा सब्जेक्ट ऐसा नहीं। यहाँ पे सभी चीजें याद नहीं रखनी होती है, यहाँ पे ज्यादातर चीजों को समझना पड़ता है। हाँ, देयर आर ऑल्सो सम सर्टेन थिंग्स जो आपको याद रख लेनी पड़ती होती है, या तो याद रख लेना चाहिए, बट बहुत कम होता है ऐसा कुछ। ज्यादातर किस्सों में यहाँ पे लॉजिक पॉपअप हो, आप समझे उस बात को, वो हमारी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। सो आई ऑलवेज इंसिस्ट कि मैं ये जो सब कुछ है, ओके, एकदम चकाचक चकाचक, और वो चकाचक होगा तो स्टूडेंट उसको एकदम लीनियंटली लेता है, वो लिख लेता है, वही लर्न कर देता है, समझने वाला पॉइंट वो मिस आउट कर देता है। और मेरा पहला प्रायोरिटी है कि स्टूडेंट समझे, ताकि समझा होगा, ओके, समझने के बाद आप थोड़ा बहुत कुछ भी चेंज करो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, फिजिक्स वॉन्ट चेंजेस। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे बताया, इट स्टेट दैट द वर्क डन बाय द नेट फोर्स। ओके, काफी सारे लोगों को ऐसी आदत होती है, टीचर्स को, ये यहीं से स्टार्ट करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेटमेंट, it states that the work done by the net force acting on a body is equal to the change produced in the kinetic energy of the body. Okay, बहुत अच्छी बात। बट अब आप मेरे पास पढ़ते हो तो मेरा अपना थिंकिंग है, मेरी अपनी स्टाइल है, मुझे इस पूरे स्टेटमेंट में से क्या काम का लगा, व्हाट इज द टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट। वर्क एनर्जी थियरम है, यानी वर्क का और एनर्जी का बात होना चाहिए, तो क्या है, स्टेट दैट वर्क डन। अच्छा, अब वर्क डन कौन करता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन बाय द फोर्स ही होता है। अब नेट फोर्स को हो या फोर्स को हो, वन द सेम। किसके ऊपर होता है, तो बॉडी के ऊपर होता है, इट्स वेरी ऑब्वियस। तो वर्क डन इज द इम्पोर्टेंट। वर्क डन होगा किसकी वजह से, तो फोर्स की वजह से। तो जब आप लर्न करोगे तो अपने आप आ जाएगा, वर्क डन बाय नेट फोर्स किसके ऊपर, तो एक्टिंग ऑन ए बॉडी किसके इक्वल है, तो कि चेंज प्रोड्यूस इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब चेंज प्रोड्यूस इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, या सिर्फ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस पूरे स्टेटमेंट को वर्क डन का W, इक्वल का इक्वल, चेंज का डेल्टा, और K का काइनेटिक एनर्जी। अगर स्टूडेंट W इज इक्वल टू डेल्टा की याद रखे, तो वो धीरे धीरे अपनी एक छोटी सी प्रैक्टिस से वो लिख सकता है कि वर्क डन दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर यही डेफिनेशन वो 2 बार लिख कर प्रैक्टिस करेगा, तो उसको कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। वो भी बाद में लिखता है कि इट स्टेट दैट, क्यों, तो कि यार यहाँ पे इट स्टेट दैट से लिखा है तो हमें तो प्रॉपर लिखना चाहिए, कोई बात नहीं, लिख दो। इट स्टेट दैट द वर्क डन बाय द नेट फोर्स acting on a body is equal to the change in kinetic energy of the body. But important क्या था, कि W is equal to delta K। ये कितना सिंपल है पता है। W is equal to delta K, that I feel is the main part. By net force acting on a body वगैरह वगैरह जो है ना, वो साइड के पार्ट। अभी तो नहीं, पर कहीं पर पहले पिज्जा खाने जाते थे तो उसके पीछे रीजन क्या था, कि वहाँ पे पिज्जा अच्छा मिलता है, कि वहाँ पे चिली फ्लेक्स बहुत अच्छे होते थे वो। अब चिली फ्लेक्स तो चिली फ्लेक्स होते हैं, उसमें क्या अच्छा क्या बुरा होता है। तो मेरे हिसाब से आप कोई XYZ जगह पे पिज्जा खाने इसलिए जाते थे ताकि वहां का पिज्जा अच्छा। ओके, चिली फ्लेक्स मतलब इधर उधर की बातें कोई काम की नहीं है। ओके, अगर मान लो किसी को डालना हो तो डालेगा, नहीं डालना तो नहीं डालेगा। बट व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि उसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, उसका मेन पार्ट दैट्स पिज्जा। उसी तरह से इस क्वेश्चन, ऐसे हर एक क्वेश्चन का अपना अपना पार्ट होता है। वही चीज आप यहाँ पे ले सकते हैं।
अब जो मैंने लिखा था वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2s, तो उससे पहले की ये दो लाइन आपकी हेल्प करेगी कि यार ये वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2s हम कैसे कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय हाफ एम, तो ये एक तरीका बना। ओके, दोनों साइड हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे बात एक ही बनी। यहाँ पे हाफ एम से मल्टीप्लाई किया, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, एम आ गया यानी एम एस आ गया, और वहां से वर्क बनने लगा। ये चीज और मैंने बताई वो चीज, दोनों चीजों को आपने समझा तो क्या, दोनों चीजें सही है तो क्या। देखिए आई इंसिस्ट कि आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको थोड़ा बैठकर सोचने का, पढ़ने का कि क्या तरीका हमने अप्लाई किया, और थोड़ा इसको एंजॉय करने का। डोंट थिंक अबाउट इट, ये पढ़ा 2 मार्क आएंगे, ये पढ़ा 3 मार्क आएंगे, ये वाला लिखा या वो वाला लिखा, उसमें से थोड़े कभी बाहर आइए। ओके, आप सब कुछ है ना वो सिर्फ मार्क के लिए करते हैं, कभी कभार कुछ एंजॉय करने के लिए भी पढ़ लीजिए। ओके, और ज्यादातर ये चीजें फिजिक्स में मिल सकती है ऐसा मुझे लगता है। सो मेरा सजेशन तो यही है कि थोड़ा एंजॉय करना सीखो, काम आपका और आसान हो सकता है। देन आफ्टर यहाँ पे हम ऐसा देख सकते हैं, थ्रू द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। अब लिखा है वेरिएबल फोर्स, मैंने कहा कैलकुलस मेथड। अब वही चीज हमने कल भी वो मोमेंटम का रिलेशन निकालने के लिए किया था, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एस, तो क्या एफ इज इक्वल टू एम ए, तो क्या एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो क्या डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी जी एस, तो क्या डी डब्ल्यू एम वी डी वी। हाँ, इट चेंजेस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। इधर क्या लिया यू टू वी, मैंने क्या कहा वी वन टू वी, मैंने तो हर एक चीज बता दी। यू से वी लो चलेगा, वी वन से वी टू लो चलेगा, वी आई से वी एफ लो चलेगा। ओके, then the total work done on the body that will be W is equals to integration dW। तो ये बन गया ऐसा kf minus ki, इक्वेशन हो गया खत्म। So this whole thing is about kinetic energy, now it is about potential energy। चलो आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? हेलो, mgh। अरे वाह, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। mgh क्या The होता है? energy possessed by a stationary object is known as potential energy. क्या बात है जयदीप, वंडरफुल। एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी। ओके, मान लो कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को फ्लोर पे रखा है, तो फ्लोर के रिस्पेक्ट में उसका तो हाइट ही कुछ नहीं हुआ, तो क्या उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा? हाँ या ना? व्याख्या व्हाट इज? हाँ, अरे वाह, व्याख्या तेरी आवाज तो चेंज हो गई। यस व्याख्या, ख्याल नहीं। Yes, sir. हाँ, क्या पोटेंशियल एनर्जी उसका 0 होगा when any object just lie on the horizontal plane? पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ओके, तो पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ओके, सर 0 ही होगा। ये तो आपको सर होगा पोटेंशियल। क्या बात है श्लोक, आई लाइक योर रिस्पांस। दिव्यांश टेल मेरे भाई क्या होगा, पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा? कि अपने को क्या लेना देना, अपना कुछ न कुछ नहीं जाता है ऐसा? दिव्यांश मेरे भाई जाग रहा है कि सो गया? यस सर। हाँ, तो मैंने ऐसा पूछा मेरे भाई कि कोई ऑब्जेक्ट को अगर मैं फ्लोर पे रखता हूँ तो क्या उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा कि नहीं होगा? कैसा फ्लोर पे? अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट को रखा फ्लोर पे, अभी आपने फिगर देखा था, मैंने बनाया था वो। नहीं सर, मैंने अभी ज्वाइन किया है सर, मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले ज्वाइन किया सर। ओके ओके ओके, यस सुफियान, आप कोई इनपुट देना चाहेंगे मेरे भाई? ओके, होगा एक ने कहा। हार्दी, आपको क्या लगता है होगा कि नहीं होगा?
होगा, चलो ठीक है चलो होगा, ओके ओके ओके। चलो भाई, तो मैं ऐसा कहता हूँ, सबसे पहला पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने कह दिया mgh ओके, इट साउंड्स लाइक a MDH मसाले सच, बट इट इज a mgh, m g and h। पोटेंशियल एनर्जी होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू हाइट। मैंने यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट किया कि क्या एक प्लेन सरफेस है, उसके ऊपर मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है जिसका सच कोई ज्यादा हाइट जैसा नहीं है, जस्ट ऐसे ही फोन, मान लो ये फोन है, वो मैंने ऐसे रख दिया जमीन के ऊपर। तो क्या फोन का अपना पोटेंशियल एनर्जी होगा कि नहीं होगा? कितने लोग कहते हैं कि होगा? रेज योर हैंड। 1 2 3, दो लोग कहते हैं कि होगा। 3 ओके, 3 4 4 ओके ओके, 4 4 4 4 4। जो लोग कहना चाहते कि हाँ होगा, प्लीज रेज योर हैंड। 6 6 ओके, 6 6 लोग समझते हैं कि हाँ उसका पोटेंशियल ये होगा। 7 ओके ओके ओके, नाउ हैंड्स डाउन प्लीज। वो आपका जो सिंबल है उसको हटा दीजिए। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, now how many of you think that potential energy नहीं होगा, zero होगा? Those who think that इसका potential energy zero होगा, please raise your hand. Okay, 1 okay, 1 okay, 3 okay 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 okay, 4 okay okay okay। चलो 4 लोगों को ऐसा लग रहा है। अब मैं यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने बरोबर इसके बाजू में एक बड़ा सा खड्डा खोद दिया, ठीक है? तो इसके रिस्पेक्ट में अब ये हाइट पे है, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. ओके, तो क्या अब ये ऑब्जेक्ट हाइट पे है, ऐसा कह सकते हैं, हाँ या ना? हाँ है। अच्छा, यस सर। क्या आपने ऑब्जेक्ट को कुछ किया? आपने ऑब्जेक्ट को हिलाया? No. नो नो तो सर। आपने ऑब्जेक्ट को कुछ और किया? नो सर। ओके, तो पहले नहीं था और अब आ गया, ऐसा लग रहा है कि पहले भी होना ही चाहिए। क्या कहते हैं? ओके, देखो ये हमारा ये जनरली मैं तो ऐसे ही भाई पढ़ाता हूँ, बट माय पॉइंट इज दैट कि आपको एमजीएच का फॉर्मूला आता है, आपने पोटेंशियल पहले भी पढ़ा हुआ है। अभी जो मैंने पूरा आपको डिस्क्रिप्शन दिया ना, द वे ऑफ वर्किंग योर्स एज वेल एज माइंड। ओके, तो अब पहली बात, मेरे हैंडराइटिंग इतने खास अच्छे नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट, ओके, कंपनी फॉल्ट, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। बट द सेकंड रीजन इज दैट द सब्जेक्ट दैट आई हैव, वहां पे हैंड राइटिंग की इतनी ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक इट्स रीडेबल, पढ़ सकते ऐसे है, हाँ पढ़ सकते, इतने अच्छे ठीक ठाक है, चल जाएंगे। व्हाट इज इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट चीज होती है सोचना। ओके, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, क्या उसमें आपने कभी ये सोचा क्या ऐसा होता है? क्या आपने कभी कोई लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कहीं पे ये वर्ड सुना है पोटेंशियल एनर्जी? क्या कभी आपने किसी को ये कहते हुए सुना है कि यार उस बंदे में पोटेंशियल जबरदस्त है? फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली जब अंडर 14 खेल रहा था, या तो तभी कोई इंटरव्यू या तो ऐसा कोई वीडियो आप देखो तो सिलेक्टर कहते हैं यस दैट गाय विराट हैव वेरी गुड पोटेंशियल। तो कौन से पोटेंशियल की बात कर रहे हैं? सर वो डटे विराट, रहने के अंदर की एनर्जी उसकी ओके खुद की एनर्जी। ओके ओके। अगर मान लो if we just watching any kind of a reality show about the singing show, और वहां पे कोई जज कहता है कि यस यू गर्ल यू हैव अ वेरी गुड पोटेंशियल, तो वो कौन से पोटेंशियल की बात करते हैं? किस बात का पोटेंशियल? सोचिए, बताइए, किस बात का पोटेंशियल उस लड़की के अंदर? वो सिंगिंग रियलिटी शो में पार्टिसिपेंट है, उसके जजमेंट कि वो वहाँ पे खड़ी रह सकती है, मतलब कि अपनी आवाज के दम पे उसको इतनी ताकत है कि वो अपनी जगह बरकरार रख सकती है। ओके ओके ओके, थोड़ा और सोचिए, थोड़ा और सोचिए, काफी हद तक सही है। उस उसके लड़की पास ये टैलेंट है कि वो आगे जा सकती है।
किस दम पे, कौन सा पोटेंशियल उसका है, किस बात का Voice. पोटेंशियल? सिंगिंग। वॉइस। सिंगिंग। तो विराट कोहली के पास किस बात का पोटेंशियल था? क्रिकेट का, प्लेइंग का। स्किल्स। बैटिंग करने का। ओके, पर दोनों में वर्ड क्या यूज किया? दोनों में पोटेंशियल है। सो पोटेंशियल इज अ वन काइंड ऑफ ए एनर्जी possessed by a body by virtue of its position. अब अगर मान लो कोई ऐसा बंदा कहता है कि ये जो यहाँ का मैंने समझा ना कि ये ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं था, पहले लग रहा था पोटेंशियल नहीं है, पर अब लग रहा है कि हाँ पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादातर केस में एज ए एब्सोल्यूट हम नहीं कह सकते है या नहीं, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी मोस्ट ऑफ द केसेस इज कंसिडर्ड एज ए रिलेटिव टर्म। रिलेटिव इन विच टर्म्स? तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ऑलवेज पोटेंशियल की बजाय पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस का इंपॉर्टेंस है। अगर आपने नाम सुना हो तो म्यूजिक के अंदर तबला बजाते हैं एक उस्ताद है, नाम सुना है कभी किसी ने? जाकिर हुसैन। हाँ, उस्ताद जाकिर हुसैन। ओके, उस्ताद जाकिर हुसैन, तो आपको ऐसा लग रहा है कि उसके अलावा उसके जैसा कोई तबला बजा ही नहीं सकता होगा? क्या आपको ऐसा लग रहा है? नो। मतलब उसके जैसा काफी लोग बजाते होंगे, हाँ या ना? यस सर। बजाते तो होंगे लेकिन उसके जैसा नहीं। ऐसा हमें लगता है। ओके, तो हम तो ऐसे कोई टैलेंटेड लोग नहीं है कि जो हम जज कर सके कि यस ही इज बेस्ट एंड व्हाटएवर। बट द पॉइंट इज व्हाट, पॉइंट ये है कि अगर कोई बंदा ऐसा चैलेंज करे उसको, जाकिर हुसैन को, कि आई एम द बेस्ट देन, तो जाकिर हुसैन क्या से कहेंगे ठीक है चलो कंपटीशन करते हैं। वो कहेगा सॉरी कंपटीशन में नहीं करता, बट आई नो दैट आई एम बेस्ट। मैं ऐसा मीडिया में कह सकता हूँ कि आई एम बेस्ट तबला प्लेयर देन यू मिस्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन कहेगा सही बात है, पर कभी आओ आमने सामने बैठे बजाए कुछ, आपसे हम भी कुछ सीख ले। वो कहेगा ना सॉरी मैं कहीं बजाता नहीं है। कहीं बजाते नहीं हो तो आप कैसे बेस्ट हो? ठीक है, बस मुझे लगता है कि मैं बेस्ट हूँ। लोग कहेंगे चलो इग्नोर करो इग्नोर करो। क्यों? क्योंकि तू कहीं बजाता नहीं है, तू जिसको बोल रहा है, तू जिसको चैलेंज कर रहा है उसके सामने बैठने के लिए तू तैयार नहीं है, तो अपने आप को कह कैसे सकता है कि तू बेस्ट? तो दैट इज अबाउट कि अगर तुम में वो पोटेंशियल है तो तुम्हें कंपटीशन करना पड़ेगा, दोनों का कंपैरिजन होगा, तो पता चलेगा कि कौन कितना ज्यादा अच्छा है। सेम वे हियर व्हेन वी आर डीलिंग विद द पोटेंशियल एनर्जी, तो हर कोई ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होता है। आप में से कितने को ऐसा लगता है कि हंसने के लिए थोड़ी बहुत भी एनर्जी चाहिए, हाँ या ना? हाँ। चाहिए कि नहीं चाहिए? यस। Yes, sir. यस सर। ओके, यस आप में सर। से कितने को ऐसा लगता है कि रोने के लिए भी एनर्जी चाहिए, हाँ या ना? हाँ। हाँ। यस सर। ओके, हाँ। जस्ट एक सेकंड पहले जिस बेबी का बॉर्न हुआ हो उसने तो कुछ खाया पिया नहीं है, एक सेकंड पहले ही आया ना अभी वो दुनिया में, फिर भी वो रोता है, हाँ या ना? हाँ। यस Yes, सर। sir. हाँ। मतलब जब वो आया तब भी कोई ना कोई थोड़ी तो एनर्जी लेकर आया, हाँ या ना? यस। यस लेके यस सर। हाँ। पर अगर यस मान सर। लो उस बच्चे को ऐसा कुछ हो जाए कि उसको 2 दिन तक कुछ ना मिले, तो उसका एनर्जी डाउन होगा कि नहीं होगा? होगा। यस सर। होगा। होगा, sir. अल्टीमेटली यहाँ पे यही चीज अपने को समझाई जाती है कि when you take any object from one place to the another place, there is a change in height that gives a potential energy difference. मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी बजाय पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस लेना वो ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, फिजिबल है, ऐसा हम यहाँ पे मानते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी के केस में ऐसा कहा जा सकता है, it is not depend on the chosen path, that depends on your initial and final position. जैसे कभी कभार आप टेस्ट देते हो तो आपको भी पता है और हमको भी पता है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट हाउ यू आर गिविंग द टेस्ट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा है, आपने क्या लिखा है, मार्क आए कि मार्क नहीं आए। ओके, नोबडी आस्क कि टेस्ट कैसे दिया, एवरीबडी आस्क कि मार्क क्या आए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का टेस्ट हो, हाँ या ना? एग्री करते हो, हाँ या ना?
हाँ सर। यस सर। हाँ यस सर। सर। हाँ ओके, सर। अगर किसी ने कहा कि वाह वाह मजेदार मार्क लेकर आ गया, तो आपको पता है कि मार्क कैसे आए हैं। ओके, 5.5। तो खबर वो नहीं। हाँ। वो जिस तरीके से मार्क्स आए हैं वो कोई भी हो, बट नो बडी इंटरेस्टेड कि कैसे आए, एवरीबडी इंटरेस्टेड कि आए कि नहीं आए। उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी का भी ये बहुत सीधा सीधा सा कैलकुलेशंस है कि पोटेंशियल एनर्जी जस्ट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दैट इज नॉट डिपेंड ऑन द चूजन पाथ। एक सीमेंट बैग है, वो ग्राउंड फ्लोर पे है और उसको आप 10th फ्लोर तक लेकर गए, अब लिफ्ट में लेकर गए या कंधे पे उठा कर लेकर गए, या लिफ्ट में ही जा रहे थे फिर भी आपने कंधे पे रखा है और वहां जाकर नीचे फेंक दिया, या तो वहां रख दिया, या तो स्टेप्स के थ्रू लेकर गए, सीमेंट की बैग को कोई फर्क पड़ा? क्या वो कंप्लेन करेगा नो। सीमेंट बैग कि क्या यार हाँ। लिफ्ट में जा रहे थे, नहीं। ऐसा कुछ नहीं। So whatever the potential energy of that object is not depend on the chosen path. आप कैसे लेकर गए उससे कोई लेना देना नहीं है, पहले कहाँ थे बाद में कहाँ पे पहुंचे, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो यही चीज आपको ये नेक्स्ट दो क्वेश्चन के अंदर समझाई गई है। दैट इज वन, potential energy is the energy stored in a body or a system by virtue of its position. Potential energy is also called a mutual energy or energy of configuration. कैसा उसका configuration है उसके हिसाब से जो एनर्जी हो उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इट इज मेजर्ड, कभी आपने वो घर पे अभी पता नहीं कि होता है कि नहीं होता है, पर आपके घर के अंदर अगर वो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, पाइपलाइन नहीं है और नहीं है और कहीं आपने देखा हो गैस सिलेंडर, तो हम ऐसा कहते हैं यार कि उसको उठाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ओके, वहां पे लिखा है 14 kg। 14 kg मतलब विथ गैस या विदाउट गैस? 14 kg गैस, तो क्या हम उसको कहते हैं वो कंप्रेस्ड किया जाता है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ऐसा कुछ हम कहते हैं। पर अगर उतना ही हैवी कोई ऑब्जेक्ट हो तो आप उसको इजीली उठा सकते हो, पर ये जो सिलेंडर होता है ना उसको उठाने में शायद थोड़ी दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो बॉक्स के फॉर्म में है या उसको इजीली आप हैंडल कर सकते हैं, उठा सकते हैं, तो अलग चीज है। पर सिलेंडर ऐसा है जहां पे आपको उसका जो सर्कल पार्ट है ना, वो रिंग जैसा, वहां से आपको उसको उठाना पड़ता है, दैट्स व्हाई वो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वही चीज ये बताते हैं कि वो जो एनर्जी पोजेस करता है दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन। It is measured by the amount of work that a body or a system can do in a passing from its present position to the some standard position or a configuration that's called the zero position or zero configuration. अब ये जो है ना थोड़ी टेक्निकल वर्ड है, उसको सिंपल तरीके से समझिए कि पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था, अब वो ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंचा, इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। 14 ईयर का विराट कोहली था, आज शायद वॉट एवर हिज एज 30-32 आई डोंट नो, बट आज वो यहाँ पे है। तो 14 ईयर का था तब किसी ने प्रिडिक्ट किया था ही हैज दैट पोटेंशियल, वो बहुत आगे जा सकता है। तो क्या उसने उस पोटेंशियल को प्रूव किया, हाँ या ना? हाँ, प्रूव किया। उस टाइम पे ऐसा पता था कि ये यहाँ तक पहुंचेगा? तो क्या नहीं पता, तो नहीं था, पर उसके अंदर वो सिलेक्टर देख सकते थे कि हाँ ये बंदा कुछ कर सकता है, उसमें टेक्निक अच्छा है, उसने उसको प्रूव किया, वो एक स्टैंडर्ड पोजीशन तक पहुंचा, एक अलग लेवल पे पहुंचा। तो हमने कहा कि यस ही हैड पुट सम एफर्ट्स, उसने जो एफर्ट्स लगाए, उसने जो वर्क किया, उस वजह से उसने एक पोजीशन गेन किया, दैट्स व्हाई ही हैज अ गुड एनर्जी, दैट्स पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे 2-3 एग्जांपल्स लिए गए हैं, पढ़ेंगे पता चल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 18 नंबर का पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका, कैसे, ध्यान से देखिएगा पता चल जाएगा। ए और बी अलग अलग पोजीशन से, ऑब्जेक्ट ए पे था, मैं उसको बी पर लेकर गया, दैट इज अ हाइट एच। अगर मैं ऐसा कहता कि मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसा टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा करते 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 बाद में इधर लेकर आऊं, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी को इफेक्ट करेगा कि आप इसे घुमा फिरा कर लेकर आए कि सीधा सीधा लेकर आए? तो क्या नहीं, पोटेंशियल एनर्जी तो डिपेंड करता है पहले कहाँ थे और अब कहाँ पहुंचे। जैसे नहीं काफी बार आपके पेरेंट्स कहते हैं, अबे मने कहीं नहीं खबर, मार रिजल्ट જોઈએ, तू जे तार जे करो तू कर।
और इसलिए हम तो वही करते हैं। पेरेंट्स ने कहा ना तारे जे करवो ये कर આપણે જે કરવું એ જ કરવા માંડીએ છીએ और एट द एंड रिजल्ट लेकर आते हैं जेन्युइनली या ओके। बाकी तो आप समझदार लोग हैं। ओके बट अगर वो कहते हैं कि एक्स वाई जेड कोई भी तरीका हो अपने को रिजल्ट चाहिए तो हम भी वो एक्स वाई जेड तरीके में चले जाते हैं। ओके हम ये नहीं सोचते कि हमारे मेहनत है या नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है। उसका कहने का मतलब ये हुआ करता था कि आप कितना भी मेहनत करना पड़े करो पर रिजल्ट लेकर आओ। और हम उसका शायद अलग मतलब निकाल लेते हैं कि हम कोई अलग तरीके की हार्ड वर्क कर लेते हैं और बाद में रिजल्ट लेकर आ जाते हैं। So in the case of potential energy, this depends on initial and final position that not depend on the chosen path. So expression for GPE बोले तो gravitational potential energy। यहाँ पे ऐसा बताने का ट्राई किया कि एक ऑब्जेक्ट है वो सरफेस पे रखा था, उसको h हाइट पे लेकर गया, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है वेट फोर्स, और वहां से फॉर्मूला मिलता है mgh। और इसी वर्क डन यानी W को अब हम कहते हैं U इक्वल टू mgh, दैट इज नोन एज very interesting. At the surface of Earth, H is equals to 0. So gravitational potential at the surface is equal to 0. पर कब? क्योंकि यार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, अगर वो अर्थ की सरफेस के ऊपर है तो एक मोमेंट पे हम 0 कह सकते हैं। पर अगर मैं बाजू में कोई स्पेस बना दूं, खड्डा बना दूं, और उसके रिस्पेक्ट में जब हम कहेंगे तब हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसका पोटेंशियल इस हाइट के रिस्पेक्ट में 0 है। ओके तो डिफरेंस जो है उस बातों को समझिएगा आप। 19 नंबर का क्वेश्चन है वो पढ़ने वाला क्वेश्चन है। कंजर्वेटिव मतलब ए से बी गए वापस बी से ए तक आए, मतलब यहाँ पे कंजर्व होना यानी स्टोर होना। ओके उस बात को ये समझाया गया है, समझिएगा, लिखिएगा एक बार, परफेक्टली समझ में आ ही जाएगा। ओके 20 भी हो सकता है पर फिर भी वो मैं आपको होमवर्क में नहीं दे रहा हूँ। ओके ठीक नहीं करवा देता हूँ, चलो हो जाएगा आपसे, मुझे ऐसा लग रहा है ना। देखो अभी परफेक्ट वही का वही पॉइंट मैंने बताया था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को उसकी पोजीशन से लेना देना है, उसने कौन सा पाथ फॉलो किया उससे लेना देना नहीं है। वही चीज यहाँ पे थोड़ा सिस्टमेटिकली थोड़ा एक अलग फॉर्मेट में आपको बताया गया कि मान लीजिए पहले ऑब्जेक्ट ए से बी गया, सीधा सीधा गया, एच जितना डिस्प्लेसमेंट करवाया और आपका वर्क डन हो गया mgh। अब ए से सी गया, सी से डी गया, डी से ई गया, ई से एफ आया, बट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, कहाँ से कहाँ गया? तो भाई अल्टीमेटली तो ए से बी गया। तो सी दैट यहाँ पे उसने बताया कि वर्क डन जो है वो यहाँ पे WAC ए से सी, WCD, WDE, WEB ये सब कुछ किया, mg इंटू AC यानी ये डिस्प्लेसमेंट, C और D। अब ये चीज समझिए, यहाँ पे 0 कर दिया आंसर। देखिए कोई बताएगा यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 क्यों किया? आई थिंक ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने देखा था ना उससे ये आंसर मिल सकता है आपको। सर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही होगा ना। नहीं 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 नहीं, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो मतलब सर वही रहेगा ना ऐसा। हाँ वो बरोबर, बट ये दो बीच में 0 कहाँ से आए वो मैं पूछ रहा हूँ। WCD एंड WBE और EB वो क्यों 0 बने? सर पाथ कैसे कॉल किया वो क्या आपको पुली वाला कोई एग्जांपल मैंने दिया था? यस सर। यस सर। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप फोर्स इधर दे रहे हो और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे एंगल बनाते हैं? 90 ऑफ 90 क्या होता है? 0 CD वाला पाथ और EB वाला पाथ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, इस वजह से वो दोनों वैल्यू 0 बनी। अब यहाँ पे mg कॉमन आया, AC प्लस DE किया
तो AC प्लस DE करेंगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा, AB आएगा एंड AB इज इक्वल टू H, यानी पहला किस्सा MgH, दूसरा किस्सा MgH। चाहो तो आप यहाँ पे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऐसा कह सकते हैं, बाद में ऐसा कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 देखा, इक्वेशन 2 देखा, मन में लड्डू फूटा कि आया है ये दोनों तो सेम टू सेम है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दैट इज नॉट डिपेंड ऑन द चूजन पाथ, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। यहाँ पे एक और एग्जांपल देने का ट्राई किया। सपोज बॉल्स आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एज इट राइजेस, द ग्रेविटेशनल फोर्स डज नेगेटिव वर्क ऑन इट, ताकि उसको नीचे पुल करने का ट्राई करेगा। डिक्रीजिंग एट इट्स काइनेटिक एनर्जी, मतलब धीरे धीरे ऊपर जाते जाते वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होता जाएगा। As the ball descends in the gravitational directions, that's work is positive, ताकि gravity उसको pull करेगा। Increasing its kinetic energy, जैसे नीचे आता जाएगा velocity बढ़ता जाएगा। So the ball falls back to the point of projection with the same velocity and kinetic energy. जितनी kinetic energy, जितनी velocity के साथ ऊपर गया था, उतनी ही same velocity kinetic energy के साथ नीचे आएगा। Reason is very clear. थ्रो करने के बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो भी करता है वो तो ग्रेविटी करता है। तो नीचे से ऊपर जाने के लिए ग्रेविटी, ऊपर से नीचे आने के लिए भी ग्रेविटी, और थ्रू आउट ग्रेविटी तो कांस्टेंट ही रहता है। तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं दैट सेम वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी विद व्हिच इट वाज थ्रोन अप, दैट मींस कांस्टेंट। तो यहाँ पे नेट वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉल ड्यूरिंग द राउंड ट्रिप, ऊपर से नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, दैट इज कॉल्ड एज अ राउंड ट्रिप। तो उस राउंड ट्रिप के अंदर जितनी एनर्जी के साथ गया था उतनी एनर्जी के साथ आया, जितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ थ्रो किया था उतनी ही काइनेटिक एनर्जी के साथ नीचे आया। सो व्हाट वी कैन से अबाउट द काइनेटिक एनर्जी, सो दैट काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस इज जीरो। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसा रहेगा, जीरो रहेगा। शो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो अब हम यहाँ पे रखते हैं और आपको मैं होमवर्क बता देता हूँ। क्वेश्चन 20 लिखेंगे, वो अभी मैंने समझा दिया। ओके, कंजर्वेटिव फोर्स, और हाँ 20 तक रखेंगे आप। और कहाँ से स्टार्ट करेंगे वो मैं बता दूँ आपको। आई थिंक 14th आपने किया हुआ था। ओके, 15th ऑनवर्ड्स। तो पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, 5 क्वेश्चन पार्ट 1 से लिखेंगे, और पार्ट 2 से 1-2 क्वेश्चन शायद आप कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आई थिंक मैंने 1-2 क्वेश्चन दिए थे क्या नहीं उसमें होमवर्क में? यस सर, 1 and 2। 1 2 यस सर दिए थे। हाँ हाँ, आई थिंक वो समझ में भी आए होंगे, बहुत ही सिंपल से, बहुत ही सिंपल से। हाँ बहुत यस सिंपल। सर। यस सर। ओके, तो यहाँ से मैं देना चाहूँगा आपको 5, 6 एंड 7। ओके, तो पार्ट 2 से मैं देता हूँ आपको 5, 6 एंड 7। ये 3 क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा। यहाँ पे ये सभी क्वेश्चंस आप 1 टाइम करिएगा, और ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है वो आप 2 बार लिखिएगा। थियोरी को स्ट्रॉन्ग करिए, एमसीक्यू अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आपका काम आसान हो जाता है। ठीक है, एज वेल आपने लास्ट टाइम टेस्ट किसका दिया था भाई? सर चैप्टर 2 and 3 MCQs। ओके, एमसीक्यू कौन कौन से चैप्टर से थे? सेकंड 2, थर्ड 3, 2 and 3। 2। ओके, इस बार जो टेस्ट रहेगा वो चैप्टर 4 के एमसीक्यू का रखने वाले हैं हम। ओके, तो टेस्ट चैप्टर 4 और एमसीक्यू रखे। चलो ऑप्शन देता हूँ, चैप्टर 4 एमसीक्यू का टेस्ट रखना है कि चैप्टर 5 का टेस्ट ले ले? चैप्टर 4 एमसीक्यू। चलो ठीक है, चैप्टर 4 एमसीक्यू को कंफर्म करते हैं। ठीक है, तो इस बार ये आपका होमवर्क रहेगा और टेस्ट जो है वो चैप्टर 4 एमसीक्यू का रहेगा। सो अभी यहाँ तक रखते हैं। टिल देन टाटा, बाय बाय।